Hello dear students, welcome back to my channel. In the series of online lectures today we will discuss crystal field theory applied to octahedral complexes. In the previous lecture we have discussed limitations of valence bond theory and some general postulates of crystal field theory. जैसा कि यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो मेन बेसिस था वह जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे उन पे मेटल और लिगेंड के बीच का इंटरेक्शन है। अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो उसमें मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स के जो नेगेटिव चार्ज के बीच इंटरेक्शन होगा, वही मेन बेसिस है सीएफटी का। आज हमारा जो टॉपिक है वह है कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम सीएफटी को अप्लाई करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस हैव an hypothetical octahedral complex Ml6N+, in which Mn plus central metal ion is located at the center of octahedron, while 6 ligands are equidistant from the this central metal ion. तो यहाँ पर 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल की ओर। देखो ऑक्टाहेड्रल का हमने, ऑक्टा मतलब 8 इसके कोने होंगे, सेंटर में यहाँ पर मेटल होगा, 4 यहाँ पे लिगेंड है इक्विडिस्टेंट है एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर में एक सेंट्रल मेटल आयन है और 6 लिगेंड हैं और यहाँ पर एक्स वाई जेड ये के हैं कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहाँ पे हम सीएफटी को कैसे हम ऑक्टाहेड्रल के यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उससे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल का जो यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर था उसको हमने यहाँ पर देख लिया है कि कैसे 6 लिगेंड रिजाइड कर रहे हैं 6 कॉर्नर्स पे और सब के हैं बराबर यहाँ पर डिस्टेंस पे हैं। एक और चीज है, लेट मी क्लियर वन थिंग कि क्यों हम यहाँ पे जो हम डी ऑर्बिटल्स में ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G और EG यूज करते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि T2G स्टैंड्स फॉर ट्रिपली डिजेनरेट। डिजेनरेट वर्ड जहां पे लगेगा वहां पे आएगा इक्वल एनर्जी का टर्म, इक्वल एनर्जी, सबकी एनर्जी बराबर होगी। अब यहाँ पे क्या था, एक हाई यहाँ पे टर्म है टी स्टैंड्स फॉर ट्रिपली, 3 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बराबर होगी। अब यहाँ पे एक टर्म आया जी, जी स्टैंड्स फॉर जीरेट। जीरेट का केमिस्ट्री में वहां पे यूज होता है जहां पे की सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है या इन्वर्जन सेंटर। अब थोड़ा हम इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री को पहले क्लियर कर लेंगे कि क्या यह है। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, the point within a molecule from where if a line is drawn in one direction and the same line is drawn in opposite direction, if we meet same atoms or groups, then the compound is said to have inversion center, या उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। कि यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल में, देखो यहाँ पर सेंटर में अगर मेटल होगा तो यहाँ यदि एक लिगेंड है, यहाँ फिर दूसरा लिगेंड है, यहाँ तीसरा लिगेंड है, फिर यहाँ भी लिगेंड। तो यहां से हम जहां एक डायरेक्शन में गए अपोजिट में आने पर इसमें ये कहेंगे इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरीके से यहां पर हम यूज करते हैं जी टर्म, जिसका मतलब होता है कि जीरेट या हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखो इसको समझते हैं हम कैसे सीएफटी अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है इसकी क्या होंगे, इट हैज 5 डी ऑर्बिटल्स, जो यहाँ पर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन पे जो डी ऑर्बिटल होंगे वह क्या है, सबके सब ऑल आर डिजेनरेट हैविंग सेम एनर्जी। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो मेटल के डी में इलेक्ट्रॉन होंगे वह इनमें से कहीं भी रिजाइड कर सकता है किसी भी, क्योंकि सबकी एनर्जी बराबर है। बट ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब जैसे लिगेंड और मेटल के बीच इंटरेक्शन होगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके डी ऑर्बिटल में होंगे, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड्स का नेगेटिव एंड, दैट इज जो वहां पर हम कहेंगे कि जो लिगेंड्स के लोन पेयर होंगे उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। एज वी नो दैट नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। तो उस केस में डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आपस में इंटरेक्शन से एनर्जी ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स विल बी रेज्ड बाय सम एक्सटेंट। तो यहां पर हमने लिखा है ये एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब यहां पे तो बात हो रही कि 5 जो डी ऑर्बिटल थे इनकी एनर्जी सबकी बढ़ गई, बट ये कंडीशन, दिस इज ओनली अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब क्यों, इसको हम अभी आगे क्लियर करेंगे। यहां पर एनर्जी सबकी इसलिए बढ़ रही है, देखो जब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ऑलवेज क्या करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है और अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करता है। ये चीज तो क्लियर है।
बट यहाँ पर ये कंडीशन हमने हाइपोथेटिकल क्यों कहा क्योंकि अगर जो मेटल के डी ऑर्बिटल होंगे और लिगेंड का यहाँ पर हम इंटरेक्शन देखेंगे तो अब देखो क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के भी वहां पर हम जो इसके टाइप पढ़े थे, दो टाइप के पढ़े थे, दो यहाँ पे पढ़े थे हमने जो ऑर्बिटल थे एक्सियल ऑर्बिटल, तीन पढ़े थे नॉन एक्सियल या T2G वाले। तो वहां पे उनके ओरिएंटेशन में डिपेंड करेगा। तो देखो आफ्टर ऑल क्या होगा कि जब लिगेंड और क्या करेगा उसके यहाँ पे सेंटर मेटल के पास आएगा तो वहां पर कंडीशन बनती है कि ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनके लोब डायरेक्ट क्या होगा कि जो लिगेंड के पास में आएगा तो क्या होगा उनका क्या होगा रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा दे विल फील ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड देयर एनर्जी विल बी रेज्ड। तो यहाँ पे देखो हमने जो 5 ऑर्बिटल थे उसमें से जो ईजी सेट के ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी इन 5 से जो हमने यहाँ पे इसको आगे डॉटेड में भी दिखा गया, यदि एनर्जी नहीं पड़ती तो इस कंडीशन में हमने लिखा है नो स्प्लिटिंग स्टेट, और ये इसको कहते हैं वी नो दैट बेरी सेंटर भी कहते हैं इसको, बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से इनकी एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर एक एक्सटेंड से बढ़ रहा है। यहाँ पे अभी हम एनर्जी पैरामीटर देखेंगे कितना बढ़ेगा क्या होगा उसको हम बाद में पढ़ेंगे। और ऐसे ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स डायरेक्ट इनके पाथ में नहीं आएगा, जो लिगेंड है इनके पाथ में नहीं आएगा, तो जो जैसे यहां से लिगेंड आया मेटल के, अगर क्या होगा कि जो ऑर्बिटल का अगर सीधे सीधे इनका तो क्या होगा कि अगर इनकी अप्रोच रेड वे में होगी, एक रेड डायरेक्शन से आएंगे तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। बट यदि मेटल और जो यहाँ पर मेटल के डी ऑर्बिटल इसके पाथ में नहीं आ रहे तो उनमें क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज्यादा होगा, उससे उनके यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी लोअर हो रही है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर T2G सेट की यहाँ पर जो एनर्जी है वहां क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स दिस इज द मेन बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि विद द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल लाइन, जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया सेंट्रल मेटल की लाइन, द डिजेनेसी ऑफ 5 d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन इज लॉस्ट। वहां डिजेनेसी क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कि जो 5 ऑर्बिटल थे 5 में से 3 ऐसे ऑर्बिटल जो लिगेंड्स के डायरेक्ट पाथ में नहीं आ रहे थे, तो क्योंकि उनमें डायरेक्ट पाथ में नहीं आ रहे थे, रिपल्सिव फोर्स कम है, वहां पर क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल का पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड्स का नेगेटिव चार्ज होगा, उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन भी तो होगा साथ में एक दूसरा फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, इट लीड्स टू दी यहाँ पर क्या करेगा यहाँ पर की स्टेबलाइजेशन ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल। वाई जो इजी ऑर्बिटल्स हैं ये डायरेक्ट इनके लिगेंड के पाथ में आ रहा, तो ये रिपल्सिव फोर्स के कारण इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। यही चीज मेन है, इस पे फोकस करना है आपने सबसे ज्यादा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स द डिजेनेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल लाइन गेट्स ब्रेक इनटू 2 डिफरेंट, यहाँ क्या होगी कि जो ऑर्बिटल्स हैं हैविंग डिफरेंट एनर्जी। तो यही कहलाती है कि क्रिस्टल फ्लूइड कैसे यहाँ पर हम लिगेंड और मेटल के आपस में इंटरेक्शन से जो डिजेनेसी ब्रेक हो रही है, और यही मेन क्या है, बेसिस है। दिस गैप इज रिगार्डेड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ। ये यहाँ पे जो पूरा गैप है इस एनर्जी को, इससे और इसके बीच का जो गैप है डेल्टा ओ, यहाँ पर ओ रिप्रेजेंट्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किया, तो ऑक्टाहेड्रल क्या है, एक अरेंजमेंट है। एक यहाँ पे इसी का दूसरा एनर्जी का पैरामीटर है इक्वल टू 10 dq लिखा हमने, dq ये मैथमेटिकल टर्म है, d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल, q फॉर क्वांटा, डिफरेंशियल क्वांटा। तो देखो यहाँ पर डेल्टा ओ इक्वल टू 10 dq है, ये पूरा गैप फिक्स है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने के लिए कि जिन दो ऑर्बिटल की एनर्जी इस नो स्प्लिटिंग स्टेट या बेरी सेंटर से ऊपर बढ़ी और इनकी कैसे घटी, तो यहाँ पर हमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, इसको मैं यहाँ पर क्लियर करता हूं कि एनर्जी देखो यहाँ पर इजी सेट के जो ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी क्या हो रही है, नो स्प्लिटिंग स्टेट से यहाँ पर क्या हो रही है, रेज कर रही है। तो कितने एक्सटेंट से करेगी, तो उसको देखो सिंपल यहाँ पर समझने के लिए कैलकुलेशन, यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल यहाँ पे देखो कितने थे, 5 थे, और कितने के रेस्पेक्ट में बढ़ी, 3 के रेस्पेक्ट में एनर्जी बढ़ी। तो हमने यहाँ पर देखो साइन लिखा है, पॉजिटिव साइन यहाँ पे यूज किया है, जहां पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है वहां पर हमने नेगेटिव साइन भी यहाँ पर हमने यूज किया है। तो एनर्जी ऑफ दीज 2 ऑर्बिटल्स विल बी रेज्ड बाय दी, यहाँ पर कितने से बढ़ी है, ये कितने के रेस्पेक्ट में बढ़ी, पहले तो हम 3 के रेस्पेक्ट में बढ़ी, और टोटल ऑर्बिटल कितने थे यहाँ पर 5, तो प्लस 3/5 डेल्टा ओ। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये प्लस 0.6 डेल्टा ओ। क्लियर, अच्छी बात।
सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं हम जो ये T2G ऑर्बिटल्स के जो यहाँ पर इनकी एनर्जी लोअर हो रही है, एनर्जी घट रही है, इसके यहाँ पर टोटल बेरी सेंटर से कितना घट रहा है, तो इसको क्योंकि देखो एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, उसको हम नेगेटिव साइन से यहाँ पर हम उसको साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कितने ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में इनकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हियर यहाँ कितने ऑर्बिटल है, Eg के 2 ऑर्बिटल थे, यहाँ पर 2, टोटल कितने थे यहाँ पर 5, तो 5 के रिस्पेक्ट में टोटल, तो यहाँ पर -2/5 इट कम्स टू बी -0.4 del O, और इसी को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर देखो ये -4dq। तो मेन चीज बस यहाँ पर जो हमने अभी तक यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा कि इन केस ऑफ फ्री मेटल आयंस ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिसेंडेड एज द लिगेंड्स कम टुवर्ड्स द central metal ion, then the energy of all these 5 orbitals will be raised equally, but this is a hypothetical condition का, क्योंकि hypothetical का क्योंकि एनर्जी सबकी है, तो स्पेरिकल फील्ड में स्पेरिकल की बात होती है कि जब मेटल के d ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स के बीच इंटरेक्शन एक यूनिफॉर्म क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, बट ऐसा होता नहीं कहा मैंने, है ना, क्योंकि यहाँ पर T2G और Eg सेट के जो 2 ऑर्बिटल लगे थे उनकी ओरिएंटेशन अलग होने से उनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो डिफरेंट काइंड का होगा, इससे इसकी क्या होती है, डिजेनरेसी ब्रेक हो जा रही है ऊपर और नीचे। तो फाइनली यहां से जब लिगेंड और इसके मेटल के पास आए तो वहां पर Eg सेट के ऑर्बिटल, Eg का मतलब था कि एक्सियल सेट के ऑर्बिटल क्या थे कि डायरेक्ट लिगेंड्स के पाथ में आ रहे थे, दे विल फील ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड एज अ रिजल्ट एनर्जी विल बी रेज्ड। बट जो यहाँ पे T2G सेट के 3 ऑर्बिटल थे, दे डू नॉट कम डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स, और उससे क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स कम है वहां पर। तो यहाँ पर जो पूरा गैप था ये डेल्टा O था, और 10 dB इस चीज भी क्लियर हो गई है। तो इट्स ऑल अबाउट दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि कैसे अब यहाँ पर जो गैप होगा, ये जो गैप ये यहाँ पर कम और ज्यादा भी होता है, बट ये मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, बट लार्ज स्प्लिटिंग और स्मॉल स्प्लिटिंग की बात होती है, उसके लिए अभी हम पढ़ेंगे जो लिगेंड्स के यहाँ पर जो हम टाइप्स पढ़ेंगे, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करेगा, बिकॉज ग्रेटर स्प्लिटिंग, लार्जर स्प्लिटिंग करता है, और जो वीक लिगेंड होंगे बिकॉज स्मॉलर स्प्लिटिंग। तो उसके बाद जो इनकी इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का ऑर्डर होगा, फिर वहां से क्या होगा कि जैसे अब हुंसलू किस कंडीशन में ओबे करेगा, कब नहीं करेगा, यह अगले हम लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने कैसे CFT को यहाँ पर हमने अप्लाई किया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो किसी भी क्वेरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट को छोड़ सकते हैं या पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।